And now let's take you live. India's Prime Minister Narendra Modi is participating in the celebration of International Abhidhamma Divas and recognition of Pali as a classical language in New Delhi. Prime Minister is right now visiting the exhibition hall. Dhammang saranang gacchami, Sangham saranang gacchami, Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sangham saranang gacchami, Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami. ओम बुद्धाय नमः। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की, माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल वेनरेबल शात्से खिंसो रिनपोचे जंगपो चोइडेन जी और वेनरेबल डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो, द प्रेसिडेंट भिक्खु संघास यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन मुंबई, आप सभी विभूतियों का और सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को धम्मचक्र का प्रतीक भेंट कर उनका इस अवसर पर स्वागत करें। धर्मचक्र यानी व्हील ऑफ धर्मा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में यही धर्म चक्र स्थित है। मैं निवेदन करूंगा आईबीसी के सेक्रेटरी जनरल शात्से खिंसो रिनपोचे जंगपो चोइडेन से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पिपराहवा वास का प्रतिरूप यानी रेप्लिका भेंट कर उनका स्वागत करें। This is the replica of the Piprahava vase or casket which was discovered with the relics of Lord Buddha. The original is in the National Museum. वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय प्रधानमंत्री और आप सभी का स्वागत करें अपने संबोधन के माध्यम से। अभिधम्म दिवस के पावन अवसर पर आयोजित आज इस कार्यक्रम में मुझे हृदयपूर्वक प्रसन्नता है कि इस पावन अवसर पर हमें सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरक सानिध्य प्राप्त हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व में शांति और अहिंसा के लिए किए जा रहे अपने प्रयासों के साथ साथ में भगवान बुद्ध के संदेश को वर्तमान युग में जब वो और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं, विश्व के पटल पर नए सोपान तक पहुंचा रहे हैं। इस अवसर पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत की महान दार्शनिक धार्मिक परंपरा के कल्चरल एम्बेसडर माननीय नरेंद्र मोदी जी का विश्व शांति के लिए समर्पित बौद्ध समाज की तरफ से आज इस पुनीत पावन अवसर पर मैं विशेष रूप से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभिधम्म दिवस पर आयोजित आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे आईबीसी के महासचिव श्री शारद से खेंसुर रिनपोछे जी,
मंत्रिमंडल में मेरे साथी संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो जी की गरिमामयी उपस्थिति को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस आयोजन में कई देशों से पधारे राजनयिक और देश के अनेक हिस्सों से आए बौद्ध भिक्षुओं और सभी शिक्षाविदों का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सभी अभिधम्म दिवस के इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जो न केवल बुद्ध धम्म के अनुयायियों के बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का यह पावन दिन शांति, समृद्धि और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के आकांक्षी प्रत्येक व्यक्ति का मार्गदर्शक है। अभिधम्म दिवस भगवान बुद्ध के 33 दिव्य प्राणियों के दिव्य लोक से संकस्या, जिसे आज भारत के उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में स्थित संकिसा बसंतपुर के नाम से जाना जाता है, में अवतरण की याद दिलाता है। पाली ग्रंथों के अनुसार बुद्ध ने अभिधम्म का उपदेश सबसे पहले तावतिंस स्वर्ग के देवताओं को दिया, जिनकी मुखिया स्वयं उनकी माताश्री थीं। पुनः पृथ्वी पर लौटकर उन्होंने यह संदेश अपने शिष्य शारिपुत्र को दिया और यह शुभ दिन प्रथम वर्षावास के अंत और पावावरण उत्सव के साथ मेल खाता है। पावावरण उत्सव आत्मनिरीक्षण और सामूहिक शुद्धिकरण का प्रतीक है। यह दिन विनम्रता, पारस्परिक विश्वास और आत्म सुधार का संदेश देता है, जो संघ के सदस्यों के बीच में सामंजस्य और एकता को तो सुदृढ़ करता ही है, वर्तमान समय में वैश्विक परिदृश्य में और भी अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व को साथ लेकर आगे चल रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भवे, यानी अपने दीपक आप स्वयं बनो। जब व्यक्ति स्वयं प्रकाशित होता है तभी वह संसार को भी प्रकाश देता है। यही भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी है, जो भारत को दुनिया के हर देश की प्रगति में सहभागी बनने की शक्ति प्रदान करता है। भगवान बुद्ध के इन विचारों पर चलते हुए हम संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के मार्गों को प्रशस्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के समय की आम बोलचाल की भाषा पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी है। यह उनका व्यक्तिगत प्रयास था और उनकी व्यक्तिगत पहल थी कि आज ये महत्वपूर्ण निर्णय हो पाया है। ये कदम भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ में बुद्ध धम्म पर आधारित गहन शोध को भी प्रोत्साहन देगा और विशेषकर पाली के प्राचीन साहित्य को विश्व के पटल पर लाने में सहयोगी होगा। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके वचनों को संरक्षित और संकल्पित करने का प्रयास किया गया, जिसे त्रिपिटक या 3 पिटकों के नाम से जाना जाता है। इनमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल हैं। अभिधम्म पिटक मानसिक और नैतिक शिक्षाओं का वैज्ञानिक और सुस्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है। समय के साथ बुद्ध की शिक्षाओं के अर्थ और सार में भी परिवर्तन हुए हैं। पाली भाषा के ज्ञान से प्रारंभिक बौद्ध शिक्षाओं और बदलावों के तुलनात्मक अध्ययन की क्षमता भी निश्चित रूप से विकसित होने वाली है। वर्तमान समय संघर्षों, आर्थिक अभावों, जलवायु से जुड़ी आपदाओं और अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ है, जिसका सामना हम सभी को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में करना होता है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि संसार बुद्ध के उपदेशों को और अधिक गहराई से समझें और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करें। मुझे पूरा विश्वास है कि पाली भाषा की समृद्धता हमारे जीवन को बुद्ध के उपदेशों से प्रकाशित करेगी और विश्व में शांति और संतुलन को और अधिक सुनिश्चित करेगी। अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी,
आप इस समारोह में पधारे, अपना अमूल्य समय हमें दिया और हम सब का मार्गदर्शन करेंगे। इसके लिए मैं हृदयपूर्वक आभार ज्ञापित करते हुए आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आभार माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, मंत्री महोदय का। आईबीसी के सेक्रेटरी जनरल शाटसे खेंसो रिनपोचे जांगपो चौधन जी से निवेदन है कि वे इन्वोकेशन और धम्मा ग्रीटिंग्स के लिए पधारें। आत्म अभिषक्तो त्वहमेति पूर्वं राघोद भवे भाव इदं मेति अर्हट चर्यावद धीन लोके कारुणायवान यो अस्ति नमोस्तु तस्मै। या सर्वज्ञतया न्यत्युपशमं शान्ते शिणः श्रावकान् या मर्घ गतया जडडी धतकृताम लोकार्थ संपादिका सर्वकारमिदं वदन्ति मुनयो विश्वं यया संगतः तस्मै श्रावक बोधिसत्व गणिनो बुद्धस्य मात्रे नमः। बुधं गच्छामि शरणं यावदा बोधिमण्डता धर्मं गच्छामि शरणं बोधिसत्वगणं तथा। ये धर्मा हेतुप्रभावा हेतुं तेषां तथागतो हयवदत तेषां च यो निरोध एवं वादी महाश्रमणः। पाठस्वाध्याय कलिला विहारा सन्तु सुस्थिता नित्यं सयात संघ सामग्री संघ कार्यं च सिद्ध्यतु। गेवादी केवोक सोनम ईशे थोदोने सोनम ईशे लेड्रूबे थंबा कुनी थोबर शो फेंदे जुने तेंबा थरसिंगे तेंजी केबू थमजे कुखमसा लुजें कुला दिगी जुए ने सांगे तेंबा तातु गेगुर जी फुजों थोबा गावा सरगी रेवोडा जिगदे कुई सुमगी गोंबो ठिमा सुंबांगबा सांगे पेमा दमा गेंडे चेंगावा दिनी जिगदे गेवे टशी थांगबो धी नेवर तेंबे छोरब मियोवा जिगदे सुमना ठाशिं हादा मी छेबा छुगी थांबा केगु नमला शीचेबा दिनी जिगदे गेवे टशी निबाओ गेंदुं थांबा छुदें थेबे टशी छु मिदान हादान हामा इंगी छुबेने सोगे छोरम ओदा शेदा पेगिश दिनी जिगदे गेवे टशी सुंबाओ निमो देले छे देले निमे खुया देले शी निजें तादु देले कुंजो सुमगी टाशी शो। थैंक यू। आभार वनरेबल शाटसे खेंसो रिनपोचे जांगपो चौधन जी का। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पाली भाषा को देश की शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल किया गया है। देश विदेश में भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए ये निर्णय विशेष प्रसन्नता का विषय है। भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में पाली का क्या महत्व है, इस पर संक्षेप में प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार जी को। प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ पाली और बुद्धिस्ट स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं और वर्तमान में आप नेपाल में लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में ICCR चेयर प्रोफेसर भी हैं डेपुटेशन पर। प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार। परम सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, सम्माननीय किरण रिजिजू जी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, भदंत राहुल बोधी मंत्री जी, मंच पर आसीन भिक्षु संघ और सभा में उपस्थित सभी हमारे सम्माननीय भिक्षु संघ और भाइयों और बहनों, ये मेरे लिए बड़े परम हर्ष का विषय है कि आज पाली शास्त्रीय भाषा के रूप में जो मान्यता दी गई है उसके ऊपर और पाली की प्रासंगिकता के ऊपर मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है। इस विषय पर आने के पहले हम संक्षेप में पूर्व में थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे। जो हमारे
अभिधान पददीपिका में पाली के महत्व के बारे में कहा गया है। सा मागधी मूल भाषा नरायादि कप्पिका ब्रह्मणो चसु तलापा संबुद्धा चापी भासरे, कि यह भाषा मागधी मूल भाषा है और प्रथम कल्प से मनुष्यों के द्वारा यह बोली जाती है और ब्रह्मा और असृत शिशु के द्वारा और सम्यक संबुद्ध के द्वारा यह भाषा बोली जाती है। यह जो गाथा है, इस गाथा से तीन बातें निकलती हैं कि मागधी मगध की भाषा थी और इसमें भगवान बुद्ध उपदेश देते थे। दूसरा, यह मागधी भाषा पूरे ब्रह्मांड की भाषा थी और ये पूरे विश्व में भी बोली जाती थी। और तीसरा, ये एक साहित्य के रूप में वहाँ पर उपलब्ध थी। ये तीनों जो हमारे सामने में उपलक्ष्य है, ये तीन बिंदुओं पर ये पाली के महत्व को समझा जा सकता है। पाली के बारे में कहा जाता है कि पाली वह भाषा है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया। मागधी वह भाषा है जिसमें भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए। पाली को मागधी भाषा, मागधी निरुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। पाली शब्द से पा रखने ली, पाती रखती थी पाली। यहाँ पर पाली वह भाषा है जिसमें भगवान बुद्ध के वचनों को, उपदेशों को संरक्षित किया गया है और इसी भाषा में भगवान बुद्ध के वचन को संकलित किया गया है। और इसी भाषा में आज बुद्ध वचन भी हमारे पास त्रिपिटक के रूप में उपलब्ध हैं और इसी त्रिपिटक की भाषा जो है पाली कही जाती है। आचार्य बुद्ध घोष ने पाली शब्द से बुद्ध वचन और त्रिपिटक को इंगित किया है और इसी बाद के आचार्यों ने बुद्ध वचन को और त्रिपिटक की भाषा के रूप में व्यवहार करने लगे। पाली के साथ मागधी का भी प्रयोग बौद्ध देशों में बुद्ध की भाषा में होता रहा है। थेरवाद बौद्ध देशों में पाली का प्रयोग बुद्ध की भाषा के रूप में होने लगा। पाली प्राचीन बौद्ध आगमों की भाषा है, यह विदित है। अध्यात्म के आधार पर और व्यक्तित्व के विकास के आधार पर भी पाली साहित्य की उपयोगिता अनुपम है। पाली भाषा के बारे में ऑस्कर ऑन हिनवर कहते हैं कि पाली इज नॉट ए डेड लैंग्वेज, इट हैज बीन रीशेप्ड अगेन एंड अगेन। पाली एक मृत भाषा नहीं है, इसको बार बार पुनर्निर्माण किया गया है। यूनेस्को ने पाली भाषा को इंडेंजर्ड लैंग्वेज के रूप में कहा है और जो कि भारत, श्रीलंका, म्यांमार, श्याम, कंबोडिया देशों में भी वर्तमान समय में विद्यमान है। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच एक सांस्कृतिक संबंध को स्थापित करती है। श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड इत्यादि दक्षिण एशियाई देशों में यह उच्च साहित्यिक महत्व आध्यायी भाषा है। श्रीलंका में पाली भाषा के पावन ग्रंथ त्रिपिटक को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। साथ ही कोरिया के पवित्र त्रिपिटक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। सत्य में यह विश्व धरोहर ही है। यह भी अत्यधिक उत्साहपूर्ण बात है कि यूरोप एवं अमेरिका में इसके प्रति लगातार रुचि बढ़ रही है तथा अध्ययन अनुसंधान का यह लोकप्रिय विषय बन रहा है। वस्तुतः पाली एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा है तथा उसका साहित्य विश्व साहित्य है। किसी भाषा के उत्कृष्टता को देखकर ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। किसी भाषा विशेष की शास्त्रीयता के 4 पैमाने होते हैं। पहला, उसका 1500 से 2000 वर्ष से ज़्यादा का प्रारंभिक ग्रंथ तथा प्रमाणिक इतिहास हो। दूसरा, उसका प्राचीन इतिहास का भंडार हो जिसमें बहुमूल्य संपदा हो एवं पीढ़ी दर पीढ़ी बोलते वाले रहे हों। तीसरा, उसकी साहित्यिक परंपरा मौलिक हो एवं किसी बोली समुदाय से नहीं लिया गया हो। एवं चौथा, शास्त्रीय भाषा और उसके बाद विकसित भाषा में एक रूपता न हो। इन्हीं 4 मापदंडों के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 3 अक्टूबर 2024 को पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। इस हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पाली के विद्वानों के तरफ से और बौद्ध जगत के सभी अनुयायियों के तरफ से, बौद्ध धर्म और पाली भाषा में रुचि रखने वालों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
आशा है भविष्य में इस पाली का महत्व सुस्थापित होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाली संस्कृति और बौद्ध धर्म के अनुयायी देशों में प्रगाढ़ सांस्कृतिक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित होंगे। साथ ही इसके अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, संरक्षण और विकास के दिशा में भी व्यवस्थित एवं समुचित कार्य हो सकेगा। इसी के साथ मैं आयोजकों के प्रति अपने धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आरोग्यनो खेमिनो हंतु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितर्ता। धन्यवाद। आभार प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार जी का। देवियों सज्जनों, प्राचीन भारत में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान का प्रवाह वाचिक परंपरा यानी ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से हुआ, जिसमें ध्वनि का, साउंड का बहुत विशेष महत्व होता है। हमारी पाली भाषा की ध्वनि कैसी है ये जानना भी हम सबके लिए बहुत रोचक होगा। इसीलिए आपके सामने वेनरेबल मॉन्क्स धम्म संगनी से एक संक्षिप्त माटिका पाठ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। धम्म संगनी अभिधम्म पिटक की पहली पुस्तक है जिससे ये पाठ लिया गया है। आइए पाली भाषा की ध्वनि से भी परिचित हों। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स धम्म संगानि मातिका कुशल धम्मा अकुशल धम्मा अभ्यागत धम्मा सुखाय वेदनाय संपयुद्धा धम्मा दुःखाय वेदनाय संपयुद्धा धम्मा अदुःखं असुखाय वेदनाय संपयुद्धा धम्मा विपाका धम्मा विपाका धम्मा 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 नेवा विपाका न विपाक धम्मा 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 उपादिन्नोपादनीया धम्मा अनुपादिन्नोपादनीया धम्मा अनुपादिन्न अनुपादनीया धम्मा संकिलिट्टा संकिलेशिका धम्मा असंकिलिट्टा संकिलेशिका धम्मा असंकिलिट्टा संकिलेशिका धम्मा सवित्तका सविचार धम्मा अवित्तका विचारमद्दा धम्मा अवित्तका विचारा धम्मा पीति सहगता धम्मा सुखा सहगता धम्मा उपेक्षा सहगता धम्मा दर्शनेन पहातब्बा धम्मा भावनाया पहातब्बा धम्मा नेव दर्शनेन न भावनाया पहातब्बा धम्मा दर्शनेन पहातब्बा हेतुका धम्मा भावनाया पहातब्बा हेतुका धम्मा नेव दर्शनेन न भावनाया पहातब्बा हेतुका धम्मा अच्छयगामिनो धम्मा अपच्छयगामिनो धम्मा नेवाच्छयगामिनो नापच्छयगामिनो धम्मा सेका धम्मा असेका धम्मा नेवासेखा नासेका धम्मा परित्ता धम्मा महगता धम्मा अपमाना धम्मा परित्तारम्मना धम्मा महगतारम्मना धम्मा अपमानारम्मना धम्मा हीना धम्मा मध्यमा धम्मा पनीता धम्मा मिच्चत्तनियता धम्मा सम्मत्तनियता धम्मा अनियता धम्मा मग्गारम्मना धम्मा मग्गा हेतुका धम्मा मग्गाधिपतिनो धम्मा उपन्ना धम्मा अनुपन्ना धम्मा उपादिन्नो धम्मा अतीता धम्मा अनागता धम्मा पच्चुपन्ना धम्मा अतीतारम्मना धम्मा
अनागतारम्मना धम्मा पच्चुपन्नारम्मना धम्मा अज्जत्ता धम्मा बहिद्धा धम्मा अज्जत्त बहिदा धम्मा अज्जत्तारम्मना धम्मा बहिद्धारम्मना धम्मा अज्जत्त बहिद्धारम्मना धम्मा सन्निदर्शना सप्पटिग्गः धम्मा अनिदर्शना सप्पटिग्गः धम्मा अनिदर्शना अपटिग्गः धम्मा साधु साधु साधु। विश्व का कल्याण हो, शांति हो, सुख हो सबके जीवन में, यही कामना। देवियों सज्जनों, अभिधम्म दिवस के इस आयोजन में हमारे सीनियर मोस्ट संघ मेंबर्स की सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि संघ के इन वरिष्ठतम सदस्यों को चिवर दान प्रदान कर उनका अभिनंदन करें आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में। इस क्रम में गुरु तुलखो रिनपोचे, जिन्हें भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया, आपका संबंध अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला मोनेस्ट्री से है। मोस्ट वनरेबल इथिका महाथेरा, आप असम के पूर्वांचल भिक्खु संघ के संघ नायक हैं। हिज एमिनेंस 7th क्याब्जे योंगसिन लिंग रिनपोचे, आपका संबंध हिमाचल प्रदेश के द्रिपुंग लोसलिंग से है। वनरेबल डॉक्टर धम्मज्योति, आप बिहार के नवनालंदा महाविहार में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हिज एमिनेंस 13th कुंडलिंग रिनपोचे, आपका संबंध कर्नाटका के द्रिपुंग गोमांग मोनेस्ट्री से है। और वनरेबल पन्य रखिता जी, अरुणाचल प्रदेश महाबोधि मैत्री महामंडल के अध्यक्ष। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। अब समय है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन का। देवियों सज्जनों, युद्ध और अशांति से जूझ रही दुनिया में युद्ध का नहीं, बुद्ध का संदेश देने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनती है, आग्रह है, निवेदन है कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। नमो बुद्धाय। संस्कृति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी, भंते भदंत राहुल बोधी महाथेरो जी, वेनरेबल चांगचुप छौदेन जी, महासंघ के सभी गणमान्य सदस्य, एक्सेलेंसीज, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के सदस्य, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, धम्म के अनुयायी, देवी और सज्जनों, आज एक बार फिर मुझे अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। अभिधम्म दिवस हमें याद दिलाता है कि करुणा और सद्भावना से ही हम दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले 2021 में कुशीनगर में ऐसा ही आयोजन हुआ था। वहां उस आयोजन में भी मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला था और ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध के साथ जुड़ाव की जो यात्रा मेरे जन्म के साथ ही शुरू हुई है, वो अनवरत जारी है। मेरा जन्म
गुजरात के उस वडनगर में हुआ जो एक समय बौद्ध धर्म का महान केंद्र हुआ करता था। उन्हीं प्रेरणाओं को जीते जीते मुझे बुद्ध के धम्म और शिक्षाओं के प्रसार के इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत के ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थानों से लेकर दुनिया के अलग अलग देशों तक नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के दर्शन, मंगोलिया में उनकी प्रतिमा के अनावरण से लेकर श्रीलंका में वैशाख समारोह तक मुझे कितने ही पवित्र आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिला है। मैं मानता हूं संघ और साधकों का ये संग, ये भगवान बुद्ध की कृपा का ही परिणाम है। मैं आज अभिधम्म दिवस के इस अवसर पर भी आप सभी को और भगवान बुद्ध के सभी अनुयायियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आज शरद पूर्णिमा का पवित्र पर्व भी है। आज ही भारतीय चेतना के महान ऋषि वाल्मीकि जी की जन्म जयंती भी है। मैं समस्त देशवासियों को शरद पूर्णिमा और वाल्मीकि जयंती की भी बधाई देता हूं। आदरणीय साथियों, इस वर्ष अभिधम्म दिवस के आयोजन के एक साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी जुड़ी है। भगवान बुद्ध के अभिधम्म, उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं जिस पाली भाषा में ये विरासत विश्व को मिली है, इसी महीने भारत सरकार ने उसे क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। और इसलिए आज ये अवसर और भी खास हो जाता है। पाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का ये दर्जा, शास्त्रीय भाषा का ये दर्जा, पाली भाषा का ये सम्मान भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। आप सभी जानते हैं, अभिधम्म धम्म के निहित है। धम्म को, उसके मूल भाव को समझने के लिए पाली भाषा का ज्ञान आवश्यक है। धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत। धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान। धम्म यानी मानव मात्र के लिए शांति का मार्ग। धम्म यानी बुद्ध की सर्वकालिक शिक्षाएं। और धम्म यानी समूची मानवता के कल्याण का अटल आश्वासन। पूरा विश्व भगवान बुद्ध के धम्म से प्रकाश लेता रहा है। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से पाली जैसी प्राचीन भाषा, जिसमें भगवान बुद्ध की मूल वाणी है, वो आज सामान्य प्रयोग में नहीं है।
भाषा केवल संवाद का माध्यम भर नहीं होती। भाषा सभ्यता और संस्कृति की आत्मा होती है। हर भाषा से उसके मूल भाव जुड़े होते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध की वाणी को उसके मूल भाव के साथ जीवंत रखने के लिए पाली को जीवंत रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने बड़ी नम्रता पूर्वक ये जिम्मेदारी निभाई है। भगवान बुद्ध के करोड़ों अनुयायियों को उनकी लाखों भिक्षुकों की अपेक्षा को पूरा करने का हमारा नम्र प्रयास है। मैं इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय साथियों, भाषा, साहित्य, कला, अध्यात्म, किसी भी राष्ट्र की ये धरोहरें उसके अस्तित्व को परिभाषित करती हैं। इसलिए आप देखिए, दुनिया के किसी भी देश में कहीं कुछ 100 साल पुरानी चीज मिल भी जाती है तो उसे पूरी दुनिया के सामने गर्व से प्रस्तुत करता है। हर राष्ट्र अपनी हेरिटेज को अपनी पहचान के साथ जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत इस दिशा में काफी पीछे छूट गया था। आजादी के पहले भारत की पहचान मिटाने में लगे आक्रमणकारी और आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता के शिकार लोग भारत में एक ऐसे इकोसिस्टम का कब्जा हो गया था जिसने हमें उल्टी दिशा में धकेलने के लिए काम किया। जो बुद्ध भारत की आत्मा में बसे हैं, आजादी के समय बुद्ध के जिन प्रतीकों को भारत के प्रतीक चिन्हों के तौर पर अंगीकार किया गया, बाद के दशकों में उन्हीं बुद्ध को भूलते चले गए। पाली भाषा को सही स्थान मिलने में 7 दशक ऐसे ही नहीं लगे। लेकिन साथियों, देश अब उस हीन भावना से मुक्त होकर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। देश इसी बदौलत बड़े फैसले कर रहा है। इसलिए आज एक और पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है, तो साथ ही यही सम्मान मराठी भाषा को भी मिलता है। और देखिए कितना बड़ा सुभग संयोग है कि बाबा साहब आम्बेडकर से भी ये सुखद रूप से जुड़ जाता है। बौद्ध धर्म के महान अनुयायी
हमारे बाबा साहब आम्बेडकर पाली में उनकी धम्म दीक्षा हुई थी और वो स्वयं उनकी मातृभाषा मराठी थी। इसी तरह हमने बांग्ला, असमिया और प्राकृत भाषा को भी शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। साथियों, भारत की ये भाषाएं ही हमारी विविधता को पोषित करती है। अतीत में हमारी हर भाषा ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। आज देश ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई है वो भी इन भाषाओं के संरक्षण का माध्यम बन रही है। देश के युवाओं को जब से मातृभाषा में पढ़ाई का विकल्प मिला है, मातृभाषाएं और ज्यादा मजबूत हो रही है। साथियों, हमने अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए लाल किले से पंच प्राण का विजन देश के सामने रखा है। पंच प्राण यानी विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, देश की एकता, कर्तव्यों का पालन और अपनी विरासत पर गर्व। इसलिए आज भारत तेज विकास और समृद्ध विरासत के दोनों संकल्पों को एक साथ सिद्ध करने में जुटा हुआ है। भगवान बुद्ध से जुड़ी विरासत का संरक्षण इस अभियान की प्राथमिकता है। आप देखिए, हम भारत और नेपाल में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को बुद्ध सर्किट के रूप में विकसित कर रहे हैं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शुरू किया गया है। लुम्बिनी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण हो रहा है। लुम्बिनी में ही बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में हमने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज की स्थापना भी की है। बोधगया, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सांची, सतना और रीवा जैसे कई स्थानों पर कितने ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 3 दिन बाद 20 अक्टूबर को मैं वाराणसी जा रहा हूं, जहां सारनाथ में हुए अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। हम नए निर्माण के साथ साथ अपने अतीत को भी सुरक्षित कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हम 600 से ज्यादा प्राचीन धरोहरों, कलाकृतियों और अवशेषों को दुनिया के अलग अलग देशों से वापस भारत लाए हैं। 600 से ज्यादा। और इनमें से कई अवशेष बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी बुद्ध की विरासत के पुनर्जागरण में भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता को नए सिरे से प्रस्तुत कर रहा है। आदरणीय साथियों,
भारत की बुद्ध में आस्था केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा का मार्ग है। दुनिया के देश जो भी बुद्ध को जानने और मानने वाले लोग हैं उन्हें हम इस मिशन में एक साथ ला रहे हैं। मुझे खुशी है दुनिया के कई देशों में इस दिशा में सार्थक प्रयास भी किए जा रहे हैं। म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड समेत कई देशों में पाली भाषा में टीकाएं संकलित की जा रही है। भारत में भी हम ऐसे प्रयासों को तेज कर रहे हैं। पारंपरिक तरीकों के साथ साथ हम पाली को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल आर्काइव्स और ऐप्स के जरिए भी प्रमोट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भगवान बुद्ध को लेकर मैंने पहले भी कहा है, बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है। इसलिए हम भगवान बुद्ध को जानने के लिए आंतरिक और एकेडमिक दोनों तरह की रिसर्च पर जोर दे रहे हैं और मुझे खुशी है कि इसमें हमारे संघ, हमारे बौद्ध संस्थान, हमारे भिक्षुगण इस दिशा में युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, 21वीं सदी का ये समय आज विश्व की जियो पॉलिटिकल परिस्थिति आज एक बार फिर विश्व कई अस्थिरताओं और आशंकाओं से घिरा है। ऐसे में बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि अपरिहार्य भी बन चुके हैं। मैंने एक बार यूनाइटेड नेशंस में कहा था, भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। और आज मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, पूरे विश्व को युद्ध में नहीं बुद्ध में ही समाधान मिलेंगे। मैं आज अभिधम्म पर्व पर पूरे विश्व का आह्वान करता हूं, बुद्ध से सीखिए, युद्ध को दूर करिए, शांति का पथ प्रशस्त करिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं नत्थि संति परम सुखम, अर्थात शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं नहीं वैरेन वैरानी सम्मंतिद कुदाचनम अवैरेन च सम्मंति एस धम्मो सनंततो। वैर से वैर, दुश्मनी से दुश्मनी शांत नहीं होती। वैर अवैर से, मानवीय उदारता से खत्म होता है। बुद्ध कहते हैं भवतु सब मंगलम, यानी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो,
यही बुद्ध का संदेश है, यही मानवता का पथ है। आदरणीय साथियों, 2047 तक के ये 25 वर्ष का कार्यकाल, इस 25 वर्ष को अमृत काल की पहचान दी है। अमृत काल का ये समय भारत के उत्कर्ष का होगा। ये विकसित भारत के निर्माण का कालखंड होगा। भारत ने अपने विकास का जो रोडमैप बनाया है, उसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमारा पथ प्रदर्शन करेगी। ये बुद्ध की धरती पर ही संभव है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी संसाधनों के उपयोग को लेकर सजग है। आप देखिए, आज क्लाइमेट चेंज के रूप में इतना बड़ा संकट दुनिया के सामने है। भारत इन चुनौतियों के लिए न केवल खुद समाधान तलाश रहा है, बल्कि उन्हें विश्व के साथ साझा भी कर रहा है। हमने दुनिया के कई देशों को साथ जोड़कर मिशन लाइफ शुरू किया है। भगवान बुद्ध कहते थे, अत्तानमेव पठमन पति रूपे निवेशये, अर्थात हमें किसी भी अच्छाई की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बुद्ध की यही शिक्षा मिशन लाइफ के केंद्र में है। यानी सस्टेनेबल फ्यूचर का रास्ता हर व्यक्ति की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से निकलेगा। भारत ने जब दुनिया को इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा मंच दिया, भारत ने जब G20 की अपनी अध्यक्षता में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन किया, भारत ने जब वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विजन दिया, तो उसमें बुद्ध के विचारों का ही प्रतिबिंब दिखता है। हमारा हर प्रयास दुनिया के लिए सस्टेनेबल फ्यूचर को सुनिश्चित कर रहा है। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, भारतीय रेलवे को 2030 तक नेट जीरो करने का लक्ष्य हो, पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाकर 20% तक करना हो, ऐसे कई तरीकों से हम इस धरती की रक्षा का अपना मजबूत इरादा दिखा रहे हैं, जता रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार के कितने ही निर्णय बुद्ध, धम्म और संघ से प्रेरित रहे हैं। आज दुनिया में जहां भी संकट की स्थिति होती है, वहां भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में मौजूद रहता है। यह बुद्ध के करुणा के सिद्धांत का ही विस्तार है। चाहे तुर्की में भूकंप हो, श्रीलंका में आर्थिक संकट की स्थिति हो, कोविड जैसी महामारी के हालात हो, भारत ने आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया है। विश्व बंधु के रूप में भारत सबको साथ लेकर चल रहा है। आज योग हो या मिलेट से जुड़ा अभियान, आयुर्वेद हो
या नेचुरल फार्मिंग से जुड़ा अभियान, हमारे ऐसे प्रयासों के पीछे भगवान बुद्ध की भी प्रेरणा है। आदरणीय साथियों, विकसित होने की तरफ बढ़ रहा भारत अपनी जड़ों को भी मजबूत कर रहा है। हमारा प्रयास है कि भारत का युवा साइंस और टेक्नोलॉजी में विश्व का नेतृत्व करे और साथ ही हमारा युवा अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर भी गर्व करे। इन प्रयासों में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमारी बड़ी मार्गदर्शक है। मुझे भरोसा है हमारे संतों और भिक्षुकों के मार्गदर्शन से, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से हम सब साथ मिलकर निरंतर आगे बढ़ेंगे। मैं आज के इस पवित्र दिवस पर इस आयोजन के लिए आप सभी को एक बार फिर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और पाली भाषा शास्त्रीय भाषा बनने के गौरव के साथ साथ उस भाषा के संरक्षण संवर्धन के लिए हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेवारी भी बनता है। उस संकल्प को हम लें, उसे पूरा करने का प्रयास करें। यही अपेक्षाओं के साथ मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। विश्व भर में मानव के कल्याण और शांति के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हम सबको प्रेरित करती है। भगवान बुद्ध के उपदेशों और जीवन के मर्म को आपने जिस रूप में आत्मसात किया है, वो भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए